सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ रहे थे और हमने मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक भी पढ़ी थी, मेथड भी पढ़े थे। भाई मैं कंट्रोल करने के कुछ मेथड पढ़े थे, जैसे एक तो सामान्य नियोजन तकनीक पढ़ी थी, ठीक है, जनरल प्लानिंग टेक्निक। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वेरियस स्टॉक लेवल का डिटरमिनेशन, ठीक है। तीसरा उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। टेक्निक में तीसरा है डिटरमिनेशन ओ ई ओ क्यू, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी। हिंदी में कहते हैं आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण। हिंदी में कहते हैं आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण। हाँ जी, देखो हमने मटेरियल कॉस्ट में दो प्रकार की कॉस्ट होती है हमारे पास। एक तो होती है ऑर्डर कॉस्ट, और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। दो प्रकार की कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट, अगर हम एक बार में ज्यादा मटेरियल का ऑर्डर दें, एक बार में ज्यादा मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर दें, तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाएगी। भाई हम ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स सस्ता आएगा, कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें मिल सकता है, ऐसे गुड्स सस्ता आएगा। तो ज्यादा गुड्स परचेज करें तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट सस्ती हो सकती है, बट गुड्स को क्या करना पड़ता है, हमें स्टोरेज करना पड़ता है, और स्टोरेज करने में हमारी कैरिंग कॉस्ट है ना, रख रखाव की भंडारण लागतें, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर हम कम गुड्स परचेज करें तो हमारी कैरिंग कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी, बट ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम एक ऐसे लेवल का पता करते हैं कि एक बार में क्यों ना हम एक इस लेवल पर परचेज करें जिससे हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, न तो ऑर्डर कॉस्ट ही ज्यादा लगे और न ही कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगे। उसे हम क्या बोलते हैं, ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास √2u(o) अपॉन सी, या इसमें 2u(o) अपॉन सी का अंडर रूट। यहाँ पर u होता है एनुअल यूजेज, एनुअल यूजेज। ये डिमांड जो कि हमारी डिमांड है ना गुड्स की, वो ओ आएगी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी है हमारी कैरिंग कॉस्ट। सी क्या है हमारी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट। आई बात समझ में? एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हम, छोटा सा इलस्ट्रेशन, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3.4। इलस्ट्रेशन पॉइंट क्या गिवन हमें, एनुअल यूजेज गिवन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3.4 जो भी है, एनुअल यूजेज कितना है अभी गिवन है ना, 16 यूनिट, ठीक है। पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट, सॉरी पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 60 रुपए 20 से 60, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, ऐसे लगता है। और क्या गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टैक्स, कॉस्ट ऑफ। कैरिंग कॉस्ट हमें सीधा नहीं मिलेगा, कैरिंग कॉस्ट या तो इंटरेस्ट की कॉस्ट या क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ रेंट, ऐसे क्यों मिलेगा, कॉस्ट ऑफ रेंट है, ठीक है।
इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सारे ये किस में आएंगे, ईटीसी एक्सेप्ट्रा जो भी है, ये किस कैरिंग कॉस्ट मानी जाती है। ये कितनी है, 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है, 1 रुपये 20 पैसे पर ईयर, पर यूनिट, पर ईयर। ये हमें एनुअली रखनी है, ठीक है। हाँ, इसका सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू बराबर 2UO अपॉन सी का अंडर रूट 2 यू एनुअल डिमांड कितनी है हमारी 1600 और ऑर्डर कॉस्ट कितनी है हमारी 60 रुपीज अपॉन सी कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 1 रुपये 20 पैसा। इसका अंडर रूट, इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 1600 को 2 से गुणा करो, 60 से गुणा करो और इसमें 1.2 का भाग देकर अंडर रूट निकालना है, ये आ जाएगी 400 आई बात समझ में। या तो कोई प्रॉब्लम, ईओक्यू समझ में आ गया। नोट कर लिया। अब इसे आगे लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें परचेज और वो मिलता है डिस्काउंट, जो वेंडर है जो हमें गुड्स क्या करता है, सप्लाई करता है, वो हमें कभी कभी क्या करता है भाई, डिस्काउंट ऑफर करता है, अगर इतना वो गुड्स परचेज कर लोगे तो हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। उस स्थिति में हम ईओक्यू को डिटरमिनेशन कैसे करें, लिखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ईओक्यू इन केस ऑफ परचेजिंग डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट। हाँ, जब हमें कभी कभी क्या होता है, जब हमें परचेज डिस्काउंट मिलता है तब हम 2 लेवल निकालते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। एक तो हमें डिस्काउंट पर जो ऑफर हो रहा है ना उसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, और ईओक्यू पे अगर हम खरीदे तो उस पर टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। दोनों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आई बात समझ में। हमारे पास 3 प्रकार की कॉस्ट होती है, 3 मेन प्रकार की कॉस्ट होती है। एक तो होती है मटेरियल परचेज कॉस्ट, मटेरियल परचेज कॉस्ट। दूसरी हमारे पास कौन सी कॉस्ट होती है, ऑर्डर कॉस्ट। ये मटेरियल परचेज कॉस्ट इसको लिख देते हैं, कैसे निकाली जाती है भाई, जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, गुड्स परचेज, जितनी परचेज कर रहे हैं उसको गुणा कर देते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, जो भी पर यूनिट प्राइस है उससे गुणा कर देंगे। भाई हम 50 यूनिट परचेज कर रहे हैं और 1 यूनिट 10 रुपए की, तो 500 आ जाएगी। आ रही है बात समझ में। दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कैसे निकाली जाएगी, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की ऑर्डर कॉस्ट गुणा नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100 रुपए और हम 3 ऑर्डर मंगवा रहे हैं तो 300 का हो जाएगी ऑर्डर की कॉस्ट। आ रही बात समझ में। तीसरे नंबर पे कैरिंग कॉस्ट, ये कैसे निकाली जाएगी, जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री है ना,
एवरेज इन्वेंट्री मतलब, हाँ एवरेज इन्वेंट्री अभी बताता हूँ एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है। इसको गुणा कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वार्षिक होती है, ठीक है। हाँ जी, ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है बराबर एवरेज इन्वेंट्री, एक बार में हम जितने ऑर्डर परचेज कर रहे हैं ना, एक बार में हम जितनी यूनिट का ऑर्डर परचेज कर रहे हैं उसका हाफ क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री होती है, ठीक है। एक बार में हम जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेजिंग यूनिट क्वांटिटी मात्रा अपॉन में 2 का भाग देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री। जैसे हम एक बार में 1000 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 500। आई बात समझ में, ये एवरेज इन्वेंट्री है। ये तीनों निकाल लेंगे हम मटेरियल, ठीक है। तीनों के हम हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। एक तो ऑप्शन हो जाता है कि हम किससे डिस्काउंट का ऑफर स्वीकार करें या नहीं करें, तो हम उस पर निकालते हैं, तीनों कॉस्ट निकालते हैं, तीनों का टोटल कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और हम एक ईओक्यू का निकालते हैं, भाई ईओक्यू पे हमारी कितनी कॉस्ट आती है, वो ईओक्यू पे हम तीनों निकालेंगे, दोनों की हम कंपैरिजन कर लेंगे, जिसका काम होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में। एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास 3.8, हम उसको करते हैं, तब तक आप नोट करो, मैं इलस्ट्रेशन को पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक क्लास मद के संबंध में क्रय प्रबंधक ने जो भी परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर ने एक ईयर में 1000 यूनिट एक ही बार में परचेज करने पर जो ऑर्डर कॉस्ट आई वो 500 रुपए थी, ठीक है। मतलब परचेज मैनेजर ने क्या किया, एक साल में कितनी 1000 यूनिट एक ही बार में परचेज करी। भाई एक साल में उसकी कितनी यूनिट लगनी थी, 1000 यूनिट की डिमांड थी एक साल में, उसने एक बार ही परचेज कर ली, 500 रुपए उसकी क्या आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आई, ठीक है। उसने एक बार में परचेज की, इस पर उसको क्या एक यूनिट 10 रुपए की मिली, 10 रुपए की एक यूनिट है, और उसको 5% क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है। भाई उसको 1000 यूनिट का ऑर्डर देने पर 5% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। आ रही है बात समझ में, यानी 10 रुपए की यूनिट थी तो 5% डिस्काउंट करके 9.5 रुपए की उसको एक यूनिट के भाव से मिल गया गुड्स। आगे लिख रखा है अन्य कोई मात्रा परचेज करने पर डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर वो 1000 एक बार परचेज नहीं करके अन्य कोई मात्रा में परचेज करता तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर कह रहा है सामग्री की जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है 40% है, ठीक है भाई। और यदि उसने ईओक्यू का प्रयोग किया होता तो उसको लाभ होती या हानि होती, ये हमें बताना है। तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूं। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ट्यूशन तो पढ़ी है ना आपने, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ईओक्यू सिस्टम। अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं किया जाए, नॉट फॉलो, यानी उसने एक बार जितनी की उसी से करें, ठीक है। तो हमारे देखो 3 चीज यहाँ पर लिख दी है, सॉल्यूशन तो पहले लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट कितने रुपए की है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है
कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया है, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला इसको 5%, ठीक है। तो उसको कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर उसको कितने में अवेलेबल हुई, तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, कॉस्ट पर यूनिट इसके लिए कितनी हुई, जब डिस्काउंट सिस्टम खोलो, अगर वो उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो 10 रुपए की मिलती, ठीक है। बट उसको तो डिस्काउंट मिला है, 1000 यूनिट परचेज करने पर 10 कितना डिस्काउंट मिला है, 5% का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर 10 माइनस 5% आ जाएगा ना, बराबर कितना आ जाएगा 9.5, ठीक है। आई बात समझ में। और एक बार में कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं, 1000। ऑर्डर साइज तो गिवन है ही, ऑर्डर साइज यहाँ ऑर्डर साइज लिख देते हैं, हमारे पास जगह है, बराबर 1000। आई बात समझ में। अब देखो ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर कॉस्ट तो 500, एक ही बार में एक ही ऑर्डर परचेज कर रहा है, 1000 यूनिट की डिमांड थी, उसने एक बार में परचेज कर ली, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कुछ है ही नहीं, एक ही ऑर्डर है, ठीक है जी। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है उसकी, यहाँ पे पहले एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेते हैं, एवरेज इन्वेंटरी भाई मैंने क्या बताया था, एक बार में हम जितना ऑर्डर परचेज कर रहे हैं उसका हाफ क्या होता है, एवरेज इन्वेंटरी होती है 1000 अपॉन में 500। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आई, कैरिंग कॉस्ट इसी 500 को गुणा कर देंगे, किससे गुणा करते हैं, इसका कितना लेना है, क्या कह रहा है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट भाई हमारे पास कितनी है 40% है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट का जहां पर हमारे पास इस सिस्टम में कॉस्ट पर यूनिट 9.5 आगे डिस्काउंट मिल गया, तो 9.5 का 40% कितना होता है, ऐसे निकालते हैं 9.5 का 40%, इन दोनों को गुणा कर लो, 3.8 आ गया, कितना आ गया 3.8, हाँ जी। तो कैरिंग कॉस्ट इसको गुणा कर लो, कितना आया, अच्छा कैरिंग कॉस्ट तो 500 क्या ये आया कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको गुणा कर लो, 500 को गुणा कर लो 3.8 से, कितना आया 38 समझे 1900 रुपए। तीनों कॉस्ट लिख लेते हैं हम, पहले नंबर की कौन सी कॉस्ट आएगी, परचेज कॉस्ट कितनी है, परचेज कॉस्ट कितनी यूनिट परचेज की गई, 1000 यूनिट परचेज की, एक यूनिट कितनी की आई 9.5 की, गुणा कर लो, कितना आ गया 9500। दूसरे नंबर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, गिवन है 500 रुपए, यानी एक ही ऑर्डर है तो एक से गुणा करके नंबर ऑफ ऑर्डर 500 रुपए। तीसरे नंबर पे क्या आएगी हमारी कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, हमने यहाँ पर निकाल दी थी 1900 रुपए। इन तीनों को जोड़ दो, यहाँ से इन तीनों को जोड़ दो, 9500 500 10,000 11,900। ये तो कब आ गई, जब हमने ईओक्यू फॉलो नहीं किया। अब दूसरा लिखते हैं हम टोटल कॉस्ट इफ ईओक्यू सिस्टम, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं, ईओक्यू सिस्टम फॉलो। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईओक्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो ईओक्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, जगह हमारे पास कम है तो यहाँ से कर लेते हैं, दिख तो रहा है ना, हाँ। ईओक्यू बराबर √2UO/C। डिमांड कितनी, यू फॉर एनुअल डिमांड 1000 की डिमांड हमारे पास,
ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 500 रुपए। और सी कैरिंग कॉस्ट कितनी है 40% है। 40% कितना हुआ 40%। अगर 10 रुपए एक यूनिट की 10 रुपए थे ना भाई, बिना बिना उसके 10 रुपए ही है। हाँ तो यहाँ पर तो ईओक्यू हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो 10 का 40% लेंगे कितना आएगा 4 रुपए। इसका अंडर रूट निकाल देंगे, इसको जल्दी से करके इसका अंडर रूट निकालने कितना आया, इसका अंडर रूट आ गया 500 यूनिट। यानी हम एक बार में कितनी यूनिट कर रहे हैं 500 यूनिट परचेज करेंगे। ईओक्यू क्या कह रहा है कि हम एक बार में 500 यूनिट परचेज करें, ठीक है। डिस्काउंट के साथ हम 1000 यूनिट परचेज कर रहे थे, हमारी जरूरत कितनी 1000 रुपए की, तो हम 2 ऑर्डर मंगवाएंगे। पहले तो हम क्या करते हैं तीनों कोड निकाल लेते हैं। पहले तो क्या कौन सी कोड निकालते हैं परचेज कोस्ट निकालते हैं। परचेज कोस्ट हमारी कितनी आएगी, एक बार में हम कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं 500 यूनिट परचेज कर रहे हैं, और एक यूनिट हमारे पास कितने रुपए के हैं, एक यूनिट एक बार में हम 500 परचेज करेंगे, 500 और 500 2 बार करेंगे हम, यानी एक साल में 2 ऑर्डर देंगे, ठीक है। और गुना 10 तो ये आ गई 10,000। परचेज कॉस्ट हमारी 10,000 आ गई। दूसरे नंबर में हम कौन सी कॉस्ट निकालें, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे एक यूनिट एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपए। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपए। यहाँ पर हम कितने ऑर्डर देंगे 2 ऑर्डर देंगे। भाई हमारी जरूरत तो 1000 यूनिट की है, तो 500 एक बार मंगवाएंगे तो 1000 2 बार मंगाएंगे, यानी 1000 रुपए हमारी क्या आ गई ऑर्डर कॉस्ट। और तीसरे नंबर पर हम क्या निकालें कैरिंग कॉस्ट। तीसरे नंबर पर हम क्या निकालें कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट अब देखो यहाँ पर हम एक बार में 500 यूनिट मंगा रहे हैं, 500 यूनिट एक बार में मंगा रहे हैं, तो 500 का हाफ हम क्या लेंगे, एवरेज इन्वेंटरी 500 का हाफ हो जाएगा, कितना आया 250 आएगा ना, सबको पता है ना। अगर जितने बार एक बार में जितनी गुड्स मटेरियल मंगाते हैं उसका हाफ क्या होता है, एवरेज इन्वेंटरी होता है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी 4 रुपए, तो 250 को 4 से गुना करेंगे तो कितने आएगी 1000। अब देखो अगर हम कम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है ना, पहले 1900 थी 1000 ये वो 10,000 सॉरी, और 2000 12,000। यहाँ पर 11,900 है, यहाँ पर 12,000, तो हमारे पास क्या हो रहा है लॉस कब है ईओक्यू सिस्टम लॉस होता है भाई, कब होता है ईओक्यू सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्टेड। यहाँ तक बात समझ में आई सबकी, क्वेश्चन हो गया सबके समझ में आया, ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। दिखा दे तीन टेक्निक होगी। चौथी टेक्निक है मटेरियल टर्नओवर रेशो। मटेरियल टर्नओवर रेशो हिंदी में कहते हैं सामग्री आवर्त अनुपात। हम क्या करते हैं भाई सामग्री आवर्त अनुपात ही निकालते हैं, आवर्त अनुपात। ये कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है मटेरियल टर्नओवर रेशो निकालने का। इसको हम शॉर्ट में एमटीआर बोल सकते हैं। हाँ तो जितनी भी मटेरियल हमने कंज्यूम की है ना, कंज्यूम इन सर्टेन पीरियड,
वर्किंग पीरियड अपॉन में एवरेज मटेरियल इन सर्टेन पीरियड। एक निश्चित अवधि में जितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया है ना वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज जितना टाइम और अपॉन में मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चौथे नंबर पर हम क्या निकाल सकते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो से क्या फायदा होता है, तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा होता है, ठीक है, मटेरियल टर्नओवर अगर ज्यादा रेशियो अगर ज्यादा होता है तो हमें कम कैपिटल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। और मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर कम होता है तो हमें अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है 5 नंबर का एबीसी टेक्निक। 5 नंबर पर हम लिखते हैं एबीसी सिस्टम। एबीसी को उनकी फुल फॉर्म होती है, सॉरी एबीसी की फुल फॉर्म होती है ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, हाँ कंट्रोल, हाँ जी। एबीसी टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास हमारा मटेरियल होता है उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ए बी सी, ठीक है। इसको हम प्राइस के हिसाब से बांट सकते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से बांट सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ए बी सी। यहाँ पर क्वांटिटी में बांट सकते हैं और यहाँ प्राइस। देखो जो ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में ऐसा मटेरियल रखते हैं जिसकी क्वांटिटी तो टोटल क्वांटिटी की 10% से 15% ही होती है, ठीक है, 10% से 15% होती है। बट जो उसका प्राइस होता है या उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है उस कैटेगरी में, ठीक है, वो हो जाता है हमारा 70% से टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% से 85% तक। तो देखो जिसकी क्वांटिटी कम हो और उसमें ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा पैसे तो इसी मटेरियल में लगे, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, मोर कंट्रोल। आ रही है बात समझ में? इसको तो हम बहुत ढंग से सुरक्षित रखेंगे क्योंकि भाई हमारे ज्यादा पैसे इसी में खर्च हुए हैं, इसी क्वांटिटी भी हम कम मंगा रहे हैं, ठीक है। बी कैटेगरी में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जिसमें क्वांटिटी होती है 20 से 30%, बट उसका प्राइस 50 से 60% होता है। ये इनका एवरेज कंट्रोल करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते वो और कम भी ध्यान नहीं देते, यानी बीच का यानी इसकी क्वांटिटी 20 से 30% ही होते हैं टोटल क्वांटिटी की, और इसमें 50% 60% क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइस होता है।
सिम में हम ऐसे रखते हैं जिसमें 70% से 80% तक होती है, मतलब क्वांटिटी हम ज़्यादा मंगा लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा 10% से 15% ही होता है, तो इसका हमें कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ता क्योंकि इसको ज़्यादा हमें क्या नो कंट्रोल आई बात समझ में। यानी हमने एबीसी सिस्टम फॉलो किया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया। ए में भाई जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगी हो, बी में जिसमें बीच की कॉस्ट लगी हो ना तो ज़्यादा ना कम, और सी में जिसमें कम कॉस्ट लगी हो। आई बात समझ में। छठे नंबर पे आता है हमारा इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये मेथड ऐसा है भाई, हम जो भी हमारे पास इन्वेंट्री आती है ना उसको उसी टाइम देखा करते हैं, ठीक है, उसी टाइम उसकी अकाउंटिंग कर देते हैं, तो ये आती है इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, ठीक है। अगला है हमारा FSMD क्लासिफिकेशन। सेवन नंबर का आता है FSNB क्लासिफिकेशन। ये FSNB क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने मटेरियल को 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। F फॉर फास्ट, S फॉर स्लो, N फॉर नॉर्मल, B फॉर बैड। आई बात समझ में, यानी फास्ट, नॉर्मल, वो फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड। फास्ट में ऐसी मटेरियल होते हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, जल्दी यूज हो रहा है। स्लो में कौन से लेते हैं, जिनका यूज बहुत धीरे हो रहा हो। नॉर्मल में ऐसा मटेरियल होता है जिनका यूज भी नॉर्मल हो रहा हो, और डेड में जिनका यूज कभी हो सकता है, जनरली उसका यूज नहीं होता है। आई बात समझ में। 8 नंबर पे बीईडी क्लासिफिकेशन। और ये स्पेयर पार्ट का है, ये किसका है, स्पेयर पार्ट्स का, ये पुर्जों का है, पुर्जों का, छोटे पुर्जों का। V4 होता है वाइटल, E4 होता है इसेंशियल, ठीक है, और D4 होता है डिजायरेबल, ठीक है। वाइटल में क्या होता है, इस मतलब वाइटल में ऐसे पुर्जों को रखते हैं जिनके बिना तो प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी कैटेगरी के पुर्जे रखते हैं वाइटल में, बी कैटेगरी में, जिनके बिना क्या नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे एक मशीन है तो मशीन की सुई, सपोज करो मशीन की सुई, उसकी मशीन की सुई अगर टूट जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता ना, मशीन की सुई। ये ऐसा पुर्जा है जिसको वाइटल कैटेगरी में रखेंगे। आई बात समझ में। इसेंशियल में भाई प्रोटेक्शन तो हो जाता है इसके बिना, बट प्रोटेक्शन धीरे होता है। जैसे मशीन का तेल, आगे बात समझ में, मशीन का तेल, ये मशीन में तेल डालते हैं जिससे मशीन जल्दी चले, तो ये क्या हो जाता है, इसेंशियल है। और डिजायरेबल मतलब प्रोटेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट अगर मशीन के रख रखाव के लिए जरूरी होता है। जैसे मशीन को ढकने का कपड़ा, मशीन को ढकने का कपड़ा, आई बात समझ में। नहीं तो इसके बिना प्रोटेक्शन रुकता है और न ही प्रोटेक्शन कम होता है, बट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मशीन को चलाना तो उसका रख रखाव करना पड़ेगा सही से। तो ये बात किसमें आती है, बीईडी क्लासिफिकेशन, इसी पार्ट्स में आती है। और एक हो रहा है
9 नंबर पे JIT, इसकी फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। ये क्या है, मतलब मटेरियल रखने की ये मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई हमें जैसे जैसे मटेरियल की जरूरत होगी हमारे पास तुरंत मटेरियल वहां से आना चाहिए, ठीक है। न तो हम उसका स्टोरेज करेंगे और न ही ऑर्डर देंगे हम आपको, मतलब आप संपर्क करो कैसे भी करके, और हमारे प्रोडक्शन जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर आप मटेरियल की सप्लाई करते रहोगे जस्ट इन टाइम, टाइम के साथ साथ ही। ये सब सारी बातें क्या होती है, हमारी मटेरियल को कंट्रोल करने की सिस्टम है। यहाँ तक बात समझ में आई? सभी के नोट कर लिया? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास अब कल, ठीक है। थैंक यू।